जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन आर्क एकेडमी। मेरा नाम सान्याल शेखर है। इससे पहले गोल्डन आर्क एकेडमी में मेरा 2 वीडियो आया था, एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छे से लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब भी किया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और आज से मेरा वीडियो एक प्रोसेस और एक सिंक्रोनाइजेशन में चलेगा, एक हायरार्की होगी जिसके थ्रू हम लोग अपने वीडियो को फॉलो करेंगे। इसमें हम लोग एक स्पेशल एक पर्टिकुलर टॉपिक को चूज़ करेंगे, उस टॉपिक को कंप्लीट करके उस पे बेस्ड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक विकास, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। भारत के संवैधानिक विकास के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें अलग अलग बातें होती है कि किस तरह से भारत में संविधान का विकास हुआ, भारत में संविधान कैसे डेवलप किया, इन सब को जानेंगे हम लोग। उसके बाद उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव करेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले आइए हम लोग पहले जानते हैं कि हमारा महान देश भारत आज के डेट में, जो हम यह जानते थे कि भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, वह बदल गया है। अभी टोटल भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आज के डेट में हमारे महान देश भारत में हैं। दोस्तों, राज्य के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि कितना राज्य है हमारे देश में। लेकिन पहले जो 29वां राज्य था जो इसमें से हटा है वो जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर को हटाकर 2 यूनियन टेरिटरीज बने हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा उसी का एक पार्ट था लद्दाख। ये 2 यूनियन टेरिटरी आज के डेट में बने हैं। तो मेरा ये कहना है कि पहले 7 थे और अब 2 बन गए, तो ये हो जाता है 9। लेकिन ये 9 के जगह 8 ही क्यों है? इस बात को मेरा यह है आपको कि ये मैं इस तरह से क्लियर करना चाहता हूँ कि 9 थे लेकिन 8 हैं। 8 इसलिए हैं क्योंकि पहले जो यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, आपको याद होगा, दमन एंड दीव, और दूसरा दादर एंड नगर हवेली। दमन एंड दीव का कैपिटल जो पहले दीव था और दादर और नगर हवेली का सिलवासा था। इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है और एक साथ जोड़कर बनाया गया है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, क्योंकि इन दोनों को जोड़ दिया गया इसीलिए टोटल संख्या हो गया यूनियन टेरिटरी का 8। अब इसमें जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, ये कि वैसे यूटी जहां पे अपने इलेक्टेड लेजिस्लेशंस हैं, जहां पे उनका खुद का गवर्नमेंट है, जहां पे वोटिंग्स होते हैं, वैसे यूटीज कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। तो आपके पास दिल्ली, पौंडीचेरी 1, 2 और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। इनके पास अपना खुद का इलेक्टेड लेजिस्लेशन है। इसके अलावा जो बाकी के 5 बचे, उन 5 का अपना खुद का लेजिस्लेशन नहीं है, जो 5 बचे। तो ये हुआ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत देश में, जो कि हमारे भारत के संविधान को फॉलो करता है। अब मेन बात आता है कि संविधान क्या है, कैसे है। तो पहले ही क्लासेस में आप लोगों को ये बात क्लियर बताया गया था कि किसी भी देश का संविधान जो होता है वो उस देश का राजनीतिक यानी कि
पॉलिटिकल मैनेजमेंट, जो राजनीतिक व्यवस्था होता है, या फिर उस देश का जो न्यायिक व्यवस्था होता है, जुडिशियल मैनेजमेंट कह सकते हैं ये, तथा अगर हम किसी एक देश की बात करें तो उस देश के जो नागरिक होते हैं उनके हितों की रक्षा करने का मूल मंत्र होता है उस देश का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। आइए अब आप लोगों को बताते हैं संविधान क्या है, कैसे शुरू हुआ, इसका संवैधानिक विकास कैसे संभव हो पाया, इन सब चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, संविधान बना कैसे है? संविधान एक्चुअली में दो शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस विधान। संविधान, सम का मतलब होता है बराबर और विधान का मतलब होता है नियम, अर्थात सभी के लिए बराबर नियम, यही हमारा संविधान कहता है। मतलब सभी के लिए बराबर नियम, इसे हम संविधान कहते हैं। अब संविधान को दो भागों में बांटा गया है, रिटन जो लिखित संविधान है, जो लिखित संविधान, जो संविधान लिखा हुआ है, एक सिंगल लीगल दस्तावेज में तैयार किया गया है, कोडिफाइड है, उसको हम लोग कहते हैं लिखित संविधान। लिखित संविधान ऐसा संविधान होता है जहां पे हर चीज़ों का विवरण किया रहता है एक लीगल डॉक्यूमेंट में, जिसे हम लोग लीगल डॉक्यूमेंट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको हो जाएगा इंडिया, यूएसए एटसेट्रा, और हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। अब वैसे संविधान जो लिखित नहीं है उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मतलब इसको लिखा नहीं गया है, ये कस्टम्स के आधार पे चलता आ रहा है, पहले से जो चीज़ चल रहा है उसी चीज़ को आगे फॉलो किया जा रहा है। और ऐसा संविधान दोस्तों हम कहाँ देखते हैं? यूके, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल ले लीजिए, न्यूजीलैंड ले लीजिए, यूके में ही आ जाएगा वो। इन सब जगह क्या है? इंग्लैंड, यूके में ही आ जाएगा न्यूजीलैंड। तो इन सब जैसे जगह हो गया, यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस है, संविधान लिखित नहीं है। अब हम लोग जब संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और भारत का संवैधानिक विकास पढ़ते हैं, तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। यही एक्चुअली में डिसाइड करेगा कैसे हमारा संविधान धीरे धीरे बनता चला गया और बढ़ता चला गया। इस पे बात करने के बारे में जब हम आते हैं तो सबसे पहला मेन दिमाग में क्या आता है कि 1600 सेंचुरी मीन्स जब हम लोग 1600 ईस्वी की बात करते हैं तो उस समय क्या हुआ था कि अंग्रेज, या आप कहें कि अंग्रेजी सियासत से, ब्रिटेन से कुछ एंटरप्रेन्योर या ट्रेडर्स कहिए, व्यवसायी लोग जो थे, उन लोग हमारे महान देश भारत में व्यापार करने के पर्पज से आए थे। उनका थीम था कि हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे व्यापार करेंगे। इस पर्पज से उन लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने लंदन कंपनी की स्थापना की थी, सब जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी लंदन कंपनी वो आई थी और उनके पास जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उस समय, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की आप बात करें तो उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स थे, उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स थे कि वो भारत में ट्रेडिंग कर सके, व्यवसाय कर सके, व्यापार कर सके। अब वो जो एक्सक्लूसिव राइट की हम बात करते हैं वो एक्चुअली में था क्या? एक्सक्लूसिव राइट जो था वो उस समय की ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने एक चार्टर साइन करके दिया था। चार्टर जिसे हम कहते हैं अधिकार पत्र। क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर साइन किया था जिसे हम अधिकार पत्र कहते हैं, और उसी अधिकार पत्र को
एक्सक्लूसिव राइट कहा गया। इसी के बेसिस पे लंदन कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और यहाँ पे अपना व्यापार करना शुरू की। लेकिन देखा जाए तो सिंपली इन लोगों का व्यापार चल रहा था, इन लोग यहाँ पे व्यापार कर रहे थे, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। आप लोग जान लें, पॉलिटिकल साइंस है, ये संविधान है, राजनीति शास्त्र है, लेकिन ये जो उद्भव हुआ है इसका या धीरे धीरे बाहर निकला है, तो इसमें कहीं ना कहीं इतिहास जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप लोग जब बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी मार्च 1707 में। मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और इसके बाद से क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका इंटरफेरेंस भारत में बाकी चीज़ों में भी बढ़ता चला जा रहा था, न सिर्फ व्यापार में बल्कि बाकी चीज़ों में। मेरा कहना ध्यान से सुनिएगा, पहले इन लोग व्यापार करने आए थे चार्टर लेटर के थ्रू, जिसको अधिकार पत्र कहते हैं, उसके थ्रू आए थे इन लोग यहाँ पे व्यापार करने के लिए। लेकिन औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद इन लोगों का इंटरफेरेंस ज़्यादा ही बढ़ता चला गया। जैसे पॉलिटिकल मैटर्स जो हुआ करते थे, अब कॉमर्शियल के साथ साथ पॉलिटिकल मैटर्स में भी इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो गया, जिससे काफ़ी परेशानी बढ़ती जा रही थी। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान में देना ज़रूरी ये है कि जब आप ये पढ़ते हैं कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल दो अलग अलग चीज़ें हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को यह पहले राइट था कि वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए इंडिया विजिट कर सकती है, ट्रेडिंग कर सकती है, व्यवसाय कर सकती है, लेकिन पॉलिटिकल मैटर्स में, राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। पॉलिटिकल मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट बढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट वहाँ पे क्या है, 1757 1757 एक्चुअली ये डेट आप लोग याद कर लीजिए, जरूरी है भी नहीं भी, कुछ एग्जाम्स में डेट पूछ देता है, कुछ एग्जाम में डेट नहीं भी पूछता है। 1757 इज मोर इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या हुआ था, बैटल ऑफ पलासी हुआ था, पलासी का युद्ध। इस युद्ध में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था, उसे हरा दिया गया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कमांडर रोल प्ले किए थे जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ पलासी में सिराजुद्दौला को हराकर अपना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट और बढ़ा दिया। फिर कुछ ही साल के बाद अगर आप देखें तो 22 अक्टूबर, आज 17 है, 5 दिन बाद 22 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ था, ऑफकोर्स पता होगा आप लोगों को, बैटल ऑफ बक्सर। मतलब 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, और इसमें जो बंगाल के एक्स नवाब थे, पहले नवाब, मतलब पहला नहीं कहिए, पहले जो उस समय नवाब था उसके पहले जो नवाब थे, जिसमें मीर कासिम बंगाल के एक्स नवाब, मुगल एम्पायर शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे। शुजाउद्दौला, इसमें देखा जाए तो शुजाउद्दौला प्लस मीर कासिम प्लस इनके साथ शाह आलम द्वितीय, जो साथ में इनकी लड़ाई हुई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो थे वर्सेस हेक्टर मुनरो, और हेक्टर मुनरो ने इन तीनों को हरा दिया था। एक्चुअली हमारे तरफ से ही कहीं खोट थी, हमारी तरफ से कुछ लोग मिले हुए थे, कुछ लोगों ने, कुछ मेंबर्स ने, जो कि पहले तो हमारी तरफ से थे, मतलब शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की तरफ से थे, लेकिन बाद में उन्होंने दल बदल करके हेक्टर मुनरो का साथ दिया, और हेक्टर मुनरो ने बैटल ऑफ बक्सर में इन तीनों की त्रिशंकु को हरा दिया। अब आइए आते हैं, क्योंकि हमारे महान देश भारत की बात करें तो उसमें कंपनी का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, तो उसकी वजह से धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वर्चस्व धीरे धीरे भारत
देश में बढ़ाते चला जा रहा है। और जिस प्रोसेस के लिए वहाँ भेजा गया था, जिस काम के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, व्यवसाय से ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल व्यूज़ की तरफ, पॉलिटिक्स में घुसता चला जा रहा था, राजनीति करने लगे थे उन लोग, और जिसकी वजह से यहाँ पे करप्शंस भी बढ़ता चला जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अंदर के ऑफिसर्स और क्लरिकल स्टाफ जो भी थे उनके अंदर ये बढ़ता चला जा रहा था। ऐसे हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वर्चस्व धीरे धीरे भारत देश में बढ़ा रही है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस और एक्ट पास किए, और जो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि धीरे धीरे हमारा महान संविधान में बदल गया। अब संविधान को जब हम पढ़ेंगे तो उसके पहले फेजेस पढ़ेंगे। संविधान जो बना हमारा, जो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 2 फेजेस आते हैं। पहला फेज आता है द कंपनी रूल। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, जो 1773 से 1857 तक चला, या इसको 58 भी ले सकते हैं आप, 58 के कुछ महीनों तक चला। और दूसरा रूल आता है द ब्रिटिश क्राउन रूल। जिसको अगर आप बात करें तो ये 1858 से 1947 तक चला। तो ये 2 फेजेस हैं जिससे कि भारत के संविधान का उद्भव होता चला गया। अलग अलग साल बीते, अलग अलग साल में अलग अलग रेगुलेशंस आए, अलग अलग एक्ट आए, उसमें अलग अलग नियम थे, सुधार था। इस तरह से करके संविधान का एक दस्तावेज तैयार होता चला गया, जिसको हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। लेकिन सिर्फ कमेंट मत कीजिए, उसके साथ साथ व्यू भी कीजिए, क्योंकि जितना आप व्यू करेंगे नॉलेज उतना इन्हांस होगा आपका। तब तक के लिए ट्रेन योर माइंड, बूस्ट योर मेमोरी, यूज़ मास्क एंड कीप सेफ डिस्टेंसेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।